सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपना वही पिछले वीडियो से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वही है शीत युद्ध का दौर। देखो, पिछले जो टॉपिक में हमने पढ़ा है उससे अब आगे अपन चलते हैं कि इसमें शीत युद्ध के दौर में क्या होता है। तो अपना पहला है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, कि ये पूरा का पूरा विश्व, अपन ने इसके बारे में कल छोटी मोटी बात कर ली थी कि पूरा विश्व है दो ध्रुवों में बंट गया। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, ये चीज समझने से पहले अपन को दूसरे महायुद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना देखनी होगी। दूसरा महायुद्ध 1939 से शुरू हुआ और 1945 में ये समाप्त हुआ। अब इसमें कि 1945 में ही ये युद्ध समाप्त क्यों हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है। देखो, इसमें क्या हुआ था कि एक तरफ जापान और अमेरिका यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे युद्ध में, आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े होते। तब अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम का प्रयोग किया था इसके ऊपर, जापान के ऊपर। जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इन दो शहरों के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। इन परमाणु बम के क्या नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा के ऊपर गिराया था लिटिल बॉय, हिरोशिमा के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ये दोनों जो नाम है ये गुप्त नाम है। मतलब लिटिल बॉय और फैटमैन ये दोनों गुप्त नाम रखे गए थे। उन जो दो परमाणु बम थे, लगभग 15,000 किलो टन का ये था लिटिल बॉय था। फैटमैन लगभग 21,000 टन किलोग्राम का फैटमैन था, जिसके कारण भयंकर तबाही हो गई और लास्ट में जापान को घुटने टेकने पड़े। और जैसे ही जापान ने घुटने टेके, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब जापान की स्थिति उस समय देखो, पूरे विश्व में कई महाशक्तिशाली देश थे। जापान था, आप ब्रिटेन को देख लो, सोवियत संघ को देख लो, जर्मनी को देख लो, फ्रांस को देख लो, अमेरिका को देख लो, ये सभी महाशक्तियां थी। लेकिन जैसे ही ये मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध समाप्त हुआ, तो इस विश्व में दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई थी, और वो दो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई राजनीतिक रूप से। ठीक है, वैसे युद्ध नहीं हुआ था, राजनीतिक रूप से। और ये पूरा का पूरा विश्व दो भागों में, बहुत से देश इसका समर्थन, सोवियत संघ का समर्थन करने लग गए, और बहुत से देश संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये जो विभाजन था, इसी विभाजन को हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होना। और इसमें अपन ने कल पढ़ लिया था 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, अब इसके आगे से देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर अपन ने बात की थी कि भारत की जो नीति, भारत ने उस समय कौन सी नीति अपनाई थी, गुट निरपेक्ष नीति। भारत ने न ही सोवियत संघ का समर्थन किया था, न ही अमेरिका का समर्थन किया था। ठीक है, नीति अपनाने वाले थे गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ होता है गुटों से निरपेक्ष रहना, कि हम किसी भी गुट का समर्थन ना करके हमारी स्वयं की एक स्वतंत्र नीति होगी। क्यों? क्योंकि भारत आजाद हो गया था। और इसमें से भारत ही नहीं था, लैटिन अमेरिका, बहुत सारे अफ्रीकी देश, बहुत सारे एशियाई देश, और उनमें भारत, जो उस समय हालिया समय में आज़ाद हुए थे, आज़ादी का स्वाद लिया था, वह सभी गुट निरपेक्ष नीति में शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो गुट निरपेक्ष नीति है, इसका क्या महत्व रहता है भारत के लिए। देखो,
यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इस गुट निरपेक्ष नीति का कुछ फायदा भी हुआ था हमें और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। आलोचना भी करेंगे कि आलोचक क्या कहते हैं गुट निरपेक्ष नीति, और इसके पक्ष का तर्क भी अपन देखेंगे, इसका पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क देखेंगे कि गुट निरपेक्ष नीति में क्या स्थितियाँ हुई थी। इसकी शुरुआत है, अब इसकी अपन पूरी डिटेल के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत करते यूगोस्लाविया है, एक देश है, उस समय जो स्वतंत्र हुआ था, हाल ही में स्वतंत्र हुआ था, जो यूगोस्लाविया, भारत, हंगरी। यूगोस्लाविया का जो प्रमुख नेता था टिटो, भारत के पंडित नेहरू, और अपने हंगरी के मुख्य रूप से जो नेता थे, सॉरी हंगरी नहीं, यहाँ पे मिस्र है, मिस्र के जो प्रमुख रूप से जो नेता थे वो थे नासिर। ये प्रमुख 3 देश थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी गुट निरपेक्ष नीति। अब इस गुट निरपेक्ष नीति में स्पष्ट कर दिया था गुटों से अलग रहना। अब इसमें गुट निरपेक्ष नीति में क्या बात कही गई थी? बात ये कही गई थी कि हम स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे, स्वतंत्र रूप से सभी देशों के साथ में संबंध बना के रखेंगे, और यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उस देश की आर्थिक सहायता की जाएगी। प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी मिलकर के प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। बस ये मुख्य रूप से ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना है, गुटों से अलग रहना मुख्य रूप से था कि हमारे लिए जैसा अमेरिका है वैसा ही सोवियत संघ है। तो अचानक से एक नई नीति विश्व के सामने आई तो मतलब बवाल सा आ गया। मतलब भारत अचानक से पूरे विश्व की दृष्टि में आ गया कि ये क्या, कि भारत एक हकीकत में इतना ताकतवर देश है कि उसने एक अपनी अलग नीति अपना ली। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान हमारे सामने सबसे बड़ा आता है 1962। ये सन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चीन ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और अंत भी चीन ने किया था। यहाँ पर भारत को एक प्रकार से पराजय देखनी पड़ी थी। स्पष्ट रूप से हम पराजित नहीं मानते भारत को, किंतु पराजय देखनी पड़ी थी। अब पराजित क्यों हुआ था भारत? क्योंकि जिन देशों ने गुट निरपेक्ष नीति में साथ दिया वो देश हालिया आज़ाद हुए थे, उनकी आर्थिक स्थिति वैसी दयनीय थी, लोगों के पास में रोजगार नहीं थे, कल कारखाने नहीं थे, देश अल्प विकसित थे, तो वो भारत की सहायता कर नहीं पाई इस मामले में, क्योंकि चीन उस समय तीव्र गति से उभरता हुआ एक देश था और उस समय के जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र थे जिनमें सोवियत संघ और अमेरिका, इन्होंने भारत की कोई सहायता नहीं की, क्योंकि हमने किसी भी गुट का समर्थन करने से मना करते। हाँ, यदि हम एक गुट का समर्थन करते उस समय तो वो उस गुट वाला देश था, वो भारत की आर्थिक सहायता करता या युद्ध में सहायता करता, किंतु हमने अलग रहे इन गुटों से, जिसके कारण ये हमारी सहायता नहीं कर पाए और खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। इसके बाद में क्या होता है कि पंडित नेहरू को और भारत के जो बड़े राजनीतिज्ञ थे उनको आभास हो गया था कि यदि हमें तीव्र गति से आगे बढ़ना है और अन्य किसी देश का मुकाबला करना है तो किसी न किसी महाशक्ति का साथ होना अति आवश्यक है। जबकि पाकिस्तान को देख लो,
पाकिस्तान ने क्या किया था, गुट निरपेक्ष नीति में शामिल ना होकर के उसने अमेरिका का समर्थन किया था शीत युद्ध के दौरान, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अब क्या होता है, पंडित नेहरू को इससे काफी आघात हुआ, क्योंकि उस समय एक बहुत प्रचलित नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, और पंच सिद्धांत भी हमने आपस में जोड़े हुए थे, किंतु वो बिखर चुके थे। एक छोटा सा तिब्बत का मुद्दा था, उसको लेकर के चीन ने वो बहाना लिया और भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, ये वाक्य है, ये वाक्य है 1971 का, 1971। 1971 में क्या होता है, भारत के उस समय के भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने सोवियत संघ के साथ में सोवियत संघ के साथ में सहायक संधि कर दी, क्योंकि उस समय मुद्दा ऐसा गर्म था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। मुख्य रूप से हम यदि उस समय के पाकिस्तान को देखते तो पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दो भागों में विभाजित था। कैसे, देखो एक नक्शा बनाता हूं, उसके आधार पर आपके समझ में आ जाएगा। ये अपना भारत है, 1971 की, इससे पहले की बात है। 1971 में इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पर एक और देश है बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश है, उस समय इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। भौगोलिक दृष्टि से उस समय पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में, एक ये और एक ये। अब क्या होता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान, मुख्य रूप से पाकिस्तान ही था, तो इसने क्या किया था, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार करने के कारण क्या हो गया कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आने लग गए। अब शरणार्थी के रूप में भारत में आने लगे, तो उस समय भारत कोई पावरफुल देश तो था नहीं, ऑलरेडी सभी के पास में रोजगार की प्रॉब्लम थी, और उसके अलावा अनाज नहीं था, सबसे बड़ी बात खाने के लिए। तो अचानक से भार बढ़ गया भारत के ऊपर। तो इंदिरा गांधी ने सोचा ये मामला सही नहीं है, और तभी पूर्वी पाकिस्तान के कुछ नेता थे, वो भारत सरकार से मदद मांगे, और भारत सरकार उसी समय भारत सरकार विचार कर रही थी कि अब क्या करें, इनकी मदद की जाए या ना की जाए। इंदिरा गांधी विचार कर रही थी, और उसी वक्त क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण जैसे ही भारत के ऊपर किया, तो निश्चित रूप से भारत को एक्शन लेना था, और उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति को बुलाया और उनके साथ में एक सहायक संधि का हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि पता था इंदिरा गांधी को कि यदि हम पाकिस्तान के ऊपर सीधा आक्रमण करेंगे, तो शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने किसका समर्थन किया था? अमेरिका का किया था, तो अमेरिका बीच में आएगा, और अमेरिका की तरफ से भी भारत को धमकियां मिल रही थी कि यदि आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया तो हम इसका जवाब देंगे। तो एक तरफ तो महाशक्ति थी, अब इस महाशक्ति से लड़ना उस समय भारत के लिए पॉसिबल था ही नहीं, तो सोवियत संघ का साथ बहुत जरूरी था, और साथ ये कार्य किया इंदिरा गांधी ने, सहायक संधि कर ली, और इंदिरा गांधी ने अपनी सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान की ओर भेज दी। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो लगभग 1 लाख के आसपास थी, और भारत ने भेजे थे सिर्फ 5,000 सैनिक। युद्ध हुआ, युद्ध होने के कारण अब पाकिस्तानी सैनिकों को पता ही नहीं चला कि जो भारत की जो सेना लड़ रही है उनकी संख्या कितनी है, और लगभग 90,000 सैनिक बचे थे। 10,000 इस युद्ध में मारे गए थे, और 90,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये जो युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका ने कहा था
कि यदि ये स्थिति आती है तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे। उसी समय सोवियत संघ ने जो संधि के तहत सोवियत संघ ने कहा यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो भारत की सोवियत संघ हर स्थिति में सहायता करेगा। तो अमेरिका को अपने पैर वहीं पर ही रोकने पड़े। सोवियत संघ के दबाव के कारण सोवियत संघ ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, बस बताया था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में भाग लेता है तो सोवियत संघ भी भाग लेगा। बाद में अमेरिका ने भाग लिया नहीं, सोवियत संघ की हमें आवश्यकता पड़ी नहीं, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बना दिया और इसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश। वर्तमान में ये बांग्लादेश 1971 में ये बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया था हमारे। ये महत्वपूर्ण चीजें थी इस लेसन की, इस टॉपिक की, शीत युद्ध का जो दौर है। इसमें एक दो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कुछ शीत युद्ध के दौरान कुछ सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ था, जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले नाटो। ये नाटो, इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी पड़ेगी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अमेरिका प्लस 12 देश, अमेरिका और 12 देशों ने मिलकर के इस नाटो की स्थापना की थी, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। ये सन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। इसी के विरोध में, इसी के सामने एक नया संगठन को खड़ा किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, वो था वार्सा पैक्ट। उसका नाम है वार्सा पैक्ट। ये जो वार्सा पैक्ट है ये सोवियत संघ का है। और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। अब इनमें क्या है? नाटो और वार्सा पैक्ट कुछ देशों का एक सैनिक समूह है कि यदि किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो सभी मिलकर के उसकी सहायता करेंगे, जवाब देंगे। वही का वही चीज वार्सा पैक्ट में थी कि किसी भी इससे रिलेटेड किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो सभी मिलकर के उसका सामना करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अपन अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।